अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में सियासी गर्मा गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। सदर आसिफ अली ज़रदारी के पार्लियामेंट से मुश्तरका इजलास से खिताब में तो उन्होंने दावा किया था कि सियासी तलखी को कम किया जाएगा, लेकिन उसके बरक्स सियासी तलखी बढ़ गई है। चूँकि सदर के खिताब के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से होने वाली नाराबाजी, सीटियाँ बजाने और बाजे बजाने के मामले पर आज तहरीक इंसाफ के 2 अरकान की रुकनीत रवा इजलास के लिए मुअत्तल कर दी गई है, जिस पर तहरीक इंसाफ की जानिब से सख्त बरहमी का इजहार किया गया है, सख्त गुस्से का इजहार किया गया है। जबकि इस मामले पे अब दूसरी जानिब देखा जाए तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी आज तहरीक इंसाफ को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और ये कहा कि तहरीक इंसाफ जो कुछ कर रही है बेसिकली ये NRO लेने की कोशिश है। क्या वाकईतन तहरीक इंसाफ NRO मांग रही है? और मांग रही है तो किससे मांग रही है, इस पर बात भी होगी। और नाज़रीन, हुकूमत मुखालिफ तहरीक है, उसके बारे से तहरीक इंसाफ की अगली स्ट्रेटजी क्या होगी? चूँकि ज़मीनी इंतखाबात भी आ रहे हैं इतवार को, उसमें भी तहरीक इंसाफ एक प्लान के साथ जा रही है। इस इलेक्शन के वजह से PTI का प्लान क्या है, तहरीक की कामयाबी के लिए PTI का प्लान क्या होगा, बात करेंगे। बस मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा गुलजार साहबा, बहुत शुक्रिया शाहनान, आपने प्रोग्राम अपना कीमती वक्त। ये बताएं सबसे पहले कि ये जो मामला है आपका पार्लियामेंट में आपके 2 अरकान की आज रुकनीत रवा इजलास के लिए मुअत्तल हुई, इस पर हम आगे चल के बात करेंगे। मुझे ये बता दें कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा इल्ज़ाम लगाया तहरीक इंसाफ के ऊपर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कुछ कर रही है, इस सारे रवैये की, शोर शराबे की असल जो वजह है वो आप NRO मांगना चाह रहे हैं। वाकईतन ऐसा है? शुक्रिया समर। माजरत के साथ ये पाकिस्तान में कॉपी पेस्ट का मॉडल बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। NRO की बात खान ने कही थी कि ना मैं डील करूंगा ना डील करूंगा। खान अभी भी जेल में बैठा हुआ है, ना डील कर रहा है ना डील कर रहा है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी लेम अटेम्प्ट एट कॉपी पेस्ट कि हम NRO मांग रहे हैं। हम किससे मांग रहे हैं? हमने किया क्या जो NRO मांगेंगे? और दूसरी बात, डील ऑफर हो रही है जो वो ले नहीं रहे मेरे पास मुझे तो जी नहीं पता कि क्या ऑफर उन्होंने की और किसको की है। हम पे तो थ्रेट्स पे केसेस हो रहे हैं। हमारी खवातीन इन पर्टिकुलर आलिया हमजा और क्या नाम है जरताज गुल पे बहुत इंटरेस्टिंग केसेस हैं। आप भी हैरान हुए कि हमारी पार्टी में जिसको मौलाना फजल रहमान तितलिया कहते थे वो एक्चुअली ना, क्योंकि वो एक ही वक्त में पाकिस्तान में 4 डिफरेंट शहरों में एक ही टाइम पे दहशतगर्दी पाई गई और उन पे डिफरेंट एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के FIRs हो रहे हैं। तो अगर ये जो बात हुई थी, आपने कहा ना कि डील, खान साहब कह रहे भाई ना डील होगी ना डील होगी। वो डील ऑफर हुई है जिसमें खान साहब ने इनकार किया कि भाई मैं नहीं लूंगा डील, वो थी तो क्या थी? मैंने तो जी सुना है जो डील, क्योंकि मैं कोर कमेटी के एपिक्स कमेटी का तो हिस्सा हूं नहीं, पर जो मैंने डील सुनी है कि खान साहब का कहा गया है कि आप मुल्क छोड़ दें, 2 साल एक नालायक औलाद को दे दें, 2 साल एक और नालायक औलाद को दे दें, क्लेप्टोमेनियाक क्लेप्टोक्रेसीज जो हैं इनको दे दें थोड़े सालों के लिए, ताकि इनकी इंटर्नशिप पक्की हो जाए और फिर आप बेशक वापस आ जाइएगा पाकिस्तान। क्योंकि सुनने वाली बात है, मेरे पास कोई इसका कंफर्म प्रूफ नहीं है। नेचुरली खान साहब ऐसी डील नहीं मानेंगे। अच्छा, दूसरा मुझे ये बता दें कि ये जो 2 अरकान की आपकी रुकनीत मुअत्तल हुई है, PTI ने काफ़ी रिएक्ट किया। ये चलता है पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन जो कल का एहतजाज था उसमें पार्लियामेंट के अंदर आके बाजे बजाना, सीटियाँ बजाना, चले पार्लियामेंट के अंदर जो है एहतजाज करना, नारे लगाना, ये तो चले पार्लियामानी रिवायात के अंदर हमने देखा। ये बाजे और सीटियों वाला मामला कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? शुक्रिया समर, आपको फिर थोड़ा सा सब्र से मेरा 3 नुकाती जवाब सुनना पड़ेगा। जी जी जरूर। मैंने देखा है सारे पाकिस्तान को लगता है कि पाकिस्तान 1947 की जगह 2018 में बना था। तो अगर आप चाहें, मैं अभी आपको, मेरे पास आपका WhatsApp है, मैं आपको राना तनवीर की तकरीर भेज देती हूँ जो उन्होंने की थी असेंबली में खवातीन के बारे में, खासकर खान साहब की बीवी के बारे में। और दूसरा मैं आपको भेज दूंगी वीडियो भी, मुझे याद है वो सारे जुमले, जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग जो उनके साथ भोपू हैं, सीटियां हैं, और उन्होंने कागज फाड़ के स्पीकर साहब के मुंह पे मारे हैं। कागज तो उड़ाना सबकी रवायत है, तो माजरत के साथ ये चीजें तो हमने बहुत देख ली। लेकिन जो मुनाफिकत वाली बात है, माजरत के साथ असेंबली में पढ़े लिखे लोग बहुत सारे बैठे हुए हैं, नून में भी पीपल में भी, और वो बिल्कुल कल चुप थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। बताऊं क्यों? क्योंकि कल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एड्रेस नहीं कर रहा था, वो चेयरमैन ऑफ पीपल्स पार्टी। आपको अच्छी तरह पता है कि अलवी साहब को कितने साल निशाना बनाया गया कि वो PTI के प्रेसिडेंट है, और ये किसी ने इस पे बात नहीं छेड़ी। आज बैरिस्टर गौहर ने ये बात की कि जरदारी साहब ने अभी तक पीपल्स पार्टी की चेयरमैनशिप का ओहदा भी नहीं छोड़ा, सियासी सरगर्मियां भी नहीं छोड़ी, तो वो कैसे एक ऐवान में आके तकरीर कर सकते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो बेसिक रुकनीत तो छोड़े ना पीपल्स पार्टी की, अपना ओहदा तो छोड़े ना। हम तो फिर भी टॉलरेंट है कि हमने उनको बोलने दिया, और हमने एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांगा था कि हम ये हाईलाइट करते, फिर उनकी हम तकरीर सुन लेते। हमारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी किसी ने तक नहीं लिया, और बाद में कहा जो ट्रेडिशन से हट के है, हमें
हमेशा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की स्पीच, चाहे बजट की हो चाहे प्रायर हो, वो हमेशा लिखी हुई आती है हमारे पास। ये स्पीच हमारे पास बाद में आएगी। जो एक्चुअल चीज चुभी है, जो मैंने कल देखा, कुछ लोग हमारी पार्टी से नारा लगा रहे थे कि बीबी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, तो चोट उससे ज्यादा लगी है। चौथी बात, आज मैंने ट्विटर पे देखा है कि बिलावल साहब ने कहा है, पहले भी उन्होंने कहा था जमशेद दस्ती को कि हुद हैला आयु, पहले भी उसको टारगेट किया था, और कल भी कहा है कि बंदर जो असेंबली में आते हैं हम इनको कुछ नहीं समझते। अब अगेन ये ट्विटर में है, मेरे पास कोई प्रूफ इसका नहीं है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप फॉर्म 47 पे आके 9 फरवरी का इलेक्शन करवा के कभी अफवाज को गालियां दे रहे होते हैं, कभी स्टैब्लिशमेंट को गालियां देते हैं, कभी एक दूसरे को दे रहे होते हैं, और बीच में पीटीआई को भी ले आएंगे, ये हथकंडे काम नहीं करेंगे। सबर साहब अब बहुत देर हो चुकी है। 2 साल को इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट को, हर चीज में मट्टी में मिला दिया, गरीब को गुर्बत को खत्म करने के बजाय गरीब को खत्म कर दिया। सो ये सारी जो आप चीजें देख रहे हैं ना, दीज आर डेस्परेट मेजर्स ऑफ डेस्परेट पीपल। और ये जो आपके दो अरकान की रुकनियत आर्जी तौर पे मुअत्तल हुई है रवा इजलास के लिए, उसमें शायद ये पैगाम भी पीटीआई को मिल गया कि भाई पार्लियामेंट के इजलास के दौरान जो है वो शोर शराबा आगे टॉलरेट नहीं किया जाएगा, सख्ती से निपटा जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी, क्योंकि ये ड्रामा है सारा, पहले भी बहुत दफा हो चुका है। हमने तो सुना कि नाराजगी इस बात पे हुई है कि चोर जरदारी नहीं बोलना, चोर नवाज शरीफ नहीं बोलना, तो चोर को आप चोर बोलेंगे ना, उसको आप वो तो आप वहाँ पे जो है कुछ पोस्टर वगैरह भी लगाने की कोशिश कर रहे थे, वो जाके प्रेसिडेंट के खिताब के दौरान उनके डाइस के सामने, उस पर भी कुछ थोड़ी बहुत हाथापाई भी कल हुई थी। मुझे एक बात और ये बता दें शहनाज़ा गुलजार साहिबा, जी जी हाँ, सुन ले पूरी बात सुन ले, समझ सवाल आपने पूछा, जवाब मैं दे देती हूँ। देखिए, मैं तो आपको ऐसी ऐसी बातें बता सकती हूँ जिस पर आप शॉक हो जाएंगे, जिस किस्म की गालियां दूसरी तरफ से आती हैं। और आज मैंने स्पीकर साहब को बताई है, हम आज एज अ पार्टी गए हैं स्पीकर को प्रोटेस्ट करने इन 2 सस्पेंशंस पे, और मैंने खुद स्पीकर साहब को बताया, 3 अरकान के नाम लेके बताए कि वो असेंबली में आज बैठ के और पिछले 5 दिनों में बैठ के खवातीन के बॉडी पार्ट्स के नाम लेके गालियां दे रहे थे, तो वो तो नहीं नजर आए स्पीकर साहब को। तो हमने कहा कि बेशक आप हमारे 2 लोगों को सस्पेंड, लेकिन इंसाफ करें, जो बाकी 3 हमारी वालदाओं को, बहनों को और फैमिली को गाली होती है, तो उनको भी सस्पेंड कर दे कि नहीं। आपको सिर्फ जमशेद दस्ती और पीटीआई नजर आती है, तो स्पीकर साहब ने मेश्योर किया कि वो इस पे भी एक्शन लेंगे। शहनाज़ा ये बताएं मुझे कि ये जो मामला है आपकी तहरीक का, एक तो पहले आपके ज़मीनी इंतखाबात भी आ रहे हैं, पीटीआई उसमें भी जा रही है, 21 सीटों पर ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं। सिंध में मैं देख रहा था कि जो कमर शदाद कोर्ट वाली सीट है जहाँ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने छोड़ी है, आपका कैंडिडेट ही नहीं है वहाँ पे, क्या वजह है इसकी? आसफा जरदारी कैसे इलेक्शन जीती हैं? 6 लोगों के पेपर्स कैंसिल करवा दिए, हमारे वाले कोर्ट फाली और अनअपोज्ड आ गई। तो माशाल्लाह दिस इज डेमोक्रेसी इज द बेस्ट। अब यहाँ पे तो अनअपोज्ड नहीं हो रहा, यहाँ टीएलपी ने तो बंदा खड़ा किया हुआ है कमर शदाद कोर्ट वाली सीट पे, आपका बंदा नहीं है वहाँ पे, तो इससे फिर आपका वो जो आसफा भुट्टो जरदारी वाला क्लेम है उस पर भी फिर सवाल उठता है कि वो भी फिर क्लेम दुरुस्त नहीं है, आपका बंदा ही है ना कैंडिडेट। ये बता, कच्चे के डाकू किसके लिए कैंपेन कर रहे थे 8 फरवरी को, आपको नहीं पता? जिसको अभी तक अफवाज पाकिस्तान और पुलिस पाकिस्तान क्वाइट नहीं कर सकती, उस पे पीपल्स पार्टी कहती है हमारे खिलाफ वोट पड़ा है वहां पे, पीपल्स पार्टी कह रही है वहां वोट हमारे खिलाफ पड़ा है कच्चे के इलाके में। आपकी आवाज कट रही है, दोबारा बताइए। पीपल्स पार्टी कह रही है कच्चे के इलाके में तो वोट ज्यादा हमारे खिलाफ पड़ा है वहां पे, वो कह रहे हैं वहां तो हमें वोट ही नहीं पड़े वहां पे। जी जी, पीपल्स पार्टी तो ये भी कहती है, पीपल्स पार्टी ये भी कहती है कि वो जमहूरी इदारा है। पीपल्स पार्टी तो ये भी कहते हैं कि वो मौरूसियत को नहीं मानते, वो डेमोक्रेसी को मानते। पीपल्स पार्टी तो ये भी कहती है कि वो पाकिस्तान को सिंध की तरह बनाना चाहते हैं। तो अगर ये आखिरी उनकी बात सच होगी तो फिर तो बेचारा पाकिस्तान, वो जो मरवत साहब कहते हैं वो वाला काम हो जाएगा पाकिस्तान। अल्लाह खैरी करें, तो बहुत बातें हैं, अल्लाह पाकिस्तान की खैर करे जी, ऐसा कुछ भी ना हो। मुझे ये बताएं कि ये क्या टारगेट किया आपका कि 21 सीटों पे इंतखाबात हो रहे हैं, एक पे तो चले आपका कैंडिडेट नहीं, 20 पे आपका कैंडिडेट अगर हैं भी तो आपके या आपके इत्तेहादी हैं, कितनी सीटें पीटीआई जीत लेगी उसमें से? देखिए, अगर कानून पे, ईमान पे, आईन पे, इलेक्शन कमीशन एक्ट पे, हया पे और डिसेंसी पे इलेक्शन होगा तो पीटीआई सारी सीटें जीतेगी। और अगर 9 फरवरी वाला इलेक्शन हो, फॉर्म 47 वाला, तो ये सारी जीत लेंगे, सिंपल इज दैट। अच्छा, मुझे फाइनली बताएं कि ये जो मामला है मौलाना फजलुर रहमान वाला, आपकी तहरीक जो है वो शुरू हो चुकी है और एक पीटीआई के अंदर स्प्लिट ओपिनियन है कि मौलाना फजलुर रहमान को तहरीक में शामिल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उस पर 2 मुख्तलिफ आराज़ सामने आ रही हैं। क्या आपकी राय है, मौलाना फजलुर रहमान को तहरीक में शामिल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या होना चाहिए, और वो शामिल हो भी रहे कि नहीं हो रहे? मैं आपको अपनी जाती राय बता सकती हूँ जी, वो ये है कि स्पोक्स पर्सन हमारे रऊफ हसन साहब हैं, वो आपको शायद बेहतर जवाब दे पाए। लेकिन जहां तक मामला है हमारी अलायंस का, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है जमात इस्लामी के साथ, मेंगल साहब के साथ, अचकजई साहब के साथ, पीटीए के साथ। वो पार्टियां जो हम समझते हैं कि हमारे साथ आगे चल सकती हैं, बावजूद इसके हमारे नजरियाती बहुत सारे फर्क होंगे।
जहाँ तक JUIF की बात है, खास करके PK, हमारे बहुत सारे MNAs और MPAs नहीं समझते कि उनको अलायंस का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि वे PDM की लीडरशिप कर रहे थे। अलबत्ता अगर वो हमारी जो एहतजाजें होंगी, तहरीकी जलसे जुलूस होंगे, अगर उसमें JUIF आके शामिल हो, अलायंस में नहीं, जलसे में, फिजिकल गैदरिंग में, तो हम आई थिंक किसी पाकिस्तानी को मना करने से कासिर ही रहेंगे। लेकिन इतना मुझे पता है कि अलायंस की कोई भी गुंजाइश नहीं है। हदफ क्या आपकी तहरीक का, करना क्या चाह रहे हैं आप? हुकूमत को हटाना गिराना आपका हदफ है या क्या है? पुरअमन एहतजाज, हमारा मैंडेट चुराया गया है, हमारे बेगुनाह लोग, हमारे लीडर सारे जेलों में पड़े हुए नहीं वो हैं। है, और लेकिन हमारे हदफ क्या है? अल्टीमेटली आप कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं इस तहरीक के नतीजे में? आप हुकूमत को गिराना चाह रहे हैं, हटाना चाह रहे हैं, अपनी PTI को लाना चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं? हदफ क्या आपका, टारगेट क्या है? हमारी बला से तो ये हुकूमत 5 साल ही चल जाए, इन्होंने एक दूसरे को ही डुबो देना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना। हमने सिर्फ दुनिया के सामने एक चीज हाईलाइट करनी है कि हमारा लीडर बेगुनाह जेल में पड़ा है, जो पाकिस्तान का सच्चा बेटा है, जो हमारे बेगुनाह औरतें और मजलूम जेलों में हैं, क्योंकि उसके पहले भी बहुत सारे लोग जेलों में थे, कोई उनके लिए आवाज नहीं उठाता था। और तीसरा, जो इलीगल मिलिट्री ट्रायल्स हो रहे हैं सिविलियंस के, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है और इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, ये 3 हमारे हदफ हैं। दुनिया को पता चल जाए कि ये NGOs इतना झूठ बोलते थे, ड्रामा करते थे, निकल आते थे खवातीन की पतलून के हक के लिए, वो ठीक होता था। लेकिन अगर आप खवातीन जो दुपट्टा पहनना चाहती है, जो जेलों में बैठी हुई है, जिनके साथ जुल्म हो रहा है, सो माजूद के साथ, अब आप पता है समर एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पे आ गए कि पाकिस्तान में रहना है कि नहीं रहना, हमें बाहर की जगहों में खींचना है कि नहीं खींचना। हमारा हदफ सिर्फ सिंपल है, 1 पॉइंट, सेफ पाकिस्तान, सिंपल इज दैट। सही है। पाकिस्तान को अल्लाह जो है महफूज रखे और किसी भी किस्म की जो है आफात से पाकिस्तान को अल्लाह बचा के रखे, अपनी अमान में रखे। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने प्रोग्राम अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी साहब से कि नून लीग के अंदर काफ़ी कुछ चल रहा है। नून लीग के लीडरान बड़ी खुल के तनकीद कर रहे हैं पार्टी क़यादत के ऊपर। ज़मीनी इंतखाबात आ रहे हैं, ज़मीनी इंतखाबात में नून लीग कितनी सीटें जीत पाएगी फॉर्म 45 के मुताबिक। इसके अलावा हुकूमत की जो सूरत हाल है वो किस तरह से आगे बढ़ेगी, बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हनीफ अब्बासी साहब। भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएं कि ज़िमनी इलेक्शन आ रहा है इतवार का, और इसे कहते हैं वो इम्तिहान के बाद एक सप्ली आती है, सप्लीमेंट्री इम्तिहान जो आता है, आपका एक सप्लीमेंट्री इम्तिहान है आपका 8 फरवरी के बाद। कितने पर्चे पास कर लेंगे? टोटल 21 पे हो रहा है। और पंजाब की मैं बात करूँ तो पंजाब में 12 सीटें सूबाई असम्बली की और 2 सीटें कौमी असम्बली की, कितनी निकाल लेंगे? मेरा ख्याल है कि जो 12 हमारी सूबाई सीटें हैं उसमें से 1-2 का मैं नहीं कह सकता, 3 का हमें 8 से 9 जीतनी चाहिए। ये चाहिए वाली बात मैं कह रहा हूँ। सही, ठीक है जी। और क्योंकि हमें एजेस हासिल हैं थोड़े से, मैं पहले सूबे पे बात कर लूँ। कैलकुलेशन क्या है, यानी आप कह रहे हैं जीतनी चाहिए 8-9, वैसे कितनी पे आप कॉन्फिडेंट है कि इतनी जीत जाएंगे आराम से? 7 भी ना जीते तो फिर तो अल्लाह मालिक है हमारा सियासी तौर। 7 ना जीते तो फिर तो अल्लाह मालिक है ना। लेकिन मेरा कहने से मुराद ये कि जिस तरह चीफ मिनिस्टर पंजाब इस वक्त मुतहरिक हैं और वो लोगों तक एजुकेशन है, लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, इन सारों के ऊपर उन्होंने फोकस किया हुआ है। एग्रीकल्चर पर बड़ा शोर मचा हुआ है कि आपने वहाँ पे लाहौर के मिनिस्टर हैं बिलाल यासीन साहब, जी जी, इन्हें पता ही नहीं है, वो कह रहे हैं एग्रीकल्चर का उन्हें पता ही नहीं है। और सारे जो पंजाब से जो है कई MPs ने आपके शोर मचाया, कर यार इस बंदे को पता ही नहीं है ज़राअत। अच्छा ये ना मैं समर इस पर ना मैं किसी को डिफेंड नहीं करूँगा। हम यहाँ बैठे हुए हैं, एक तो हम पोलिटिकल वर्कर हैं यार, हम किसी के ये कोई तनख्वाहदार को मुलाजम नहीं है कि हम ऐसी बातें करेंगे। फूड का मिनिस्टर, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखिए जो बात जिसका डोमेन हो उसको वो अथॉरिटी दें ताकि वो डिलीवर कर सके। मैं तनकीद नहीं करने लगा, लेकिन अगर आप एक हमारी पूरी सूबाई काबीना देखें तो मेरा ख्याल है कोई 10 से 11 लोग तो सिर्फ मेरा ख्याल है उधर उसमें से हैं, लाहौर में से हैं। ऐसा ही ठीक है नहीं? तो कहने से मुराद ये कि पूरे पंजाब में हमने सियासत करनी है, पूरे पंजाब के अंदर हमने सियासत करनी है। और पूरे पंजाब से हमने उन लोगों को, जैसे अभी आपने कहा, अगर किसी को एग्रीकल्चर का पता है, फूड के मिनिस्टर आपके जो है वो जी बिलाल साहब को लगा दिया उस पे शोर मचा। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, अगर उनको इल्म नहीं है, लेकिन वो पहले भी रहे हैं, तजर्बा जो उनको है वो मेरे इल्म में है, लेकिन फिर भी मैं आपकी बात से ज़्यादा मिनिस्टर्स लाहौर के मैं इत्तेफाक करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इत्तेफाक करता हूँ मैं आपकी बात से कि हमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बंदा जिसका कोई एक्सपीरियंस हो, वजारत का एक्सपीरियंस इनको है, इसमें कोई शक नहीं है, उसको लगाना चाहिए। आशिक किरमानी हेल्थ पे देखे ना, जैसे हमने ख्वाजा सलमान को लगाया है या इमरान नज़ीर को लगाया, तो उनकी एक्सपर्टी है।
उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के साथ 10 साल उसमें काम किया और डिलीवर किया। इसी तरीके से अगर और जो शोबे हैं, इंडस्ट्री है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, लेकिन चले लाहौर से बाहर भी किसी को हम ले लें, हर डिवीज़न हर डिस्ट्रिक्ट की नुमाइंदगी हो, ताकि वो अच्छे तरीके से डिलीवर भी हो सके। और पार्टी के अंदर जो एक वर्कर होता है, कारकुन होता है, वो अपनी लीडरशिप की तरफ से ये वज़ीर बन जाना, ये कोई ओहदा मिल जाना, ये समर साहब इतनी बड़ी बात नहीं होती जितनी बड़ी उसकी एक्नॉलेजमेंट होती है उस कारकुन की जो उसने अपनी पार्टी के साथ सर्व किया होता है। तो मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। सही है। इसके अलावा जो मामला है, आप कह रहे हैं कि 7 कम से कम जीत लेनी चाहिए हर सूरत में, अगर आप नहीं जीत सकते। कौमी असम्बली की 2 सीटें हैं, इनमें एक वो हल्का जो मरीम नवाज साहब ने हाल ही किया है, दूसरी शहबाज शरीफ साहब ने कसूर वाली सीट जो है वो छोड़ी है। अच्छा, ये दोनों सीटें हमारी बहुत कन्फर्म सीट्स हैं। इन पे मुझे नहीं लगता कसूर में थोड़ा सा है जी, कसूर में थोड़ा सा कंपटीशन है। नहीं, उसकी वजह बताएं ना। वहाँ शहबाज साहब जीते हैं ना 15,000 से। नहीं, 15,000 से वो जीते हैं, बिल्कुल जीते हैं। और वो खुद भी 15,000 से ही कहते हैं, 50,000 से नहीं कहते वो। और वो जीते हैं, ठीक है ना जी। माजी में या मार्जिन बड़ा हुआ करता था। हाँ, ठीक है, वो बात आपकी ठीक है। लेकिन अब एजेस क्या है ना, वो देख लें। वहाँ सीट छोड़ने वाला वज़ीर आज़म बन गया है। उस सूबे का जो वज़ीर आला है वो हमारी बहन है मरियम नवाज साहिबा। दोनों तो हाँ जी, तो दोनों सीटों के ऊपर सूरत हाल जो है वो हमारी बहुत अच्छे से वहाँ से हमारी लीडरशिप जीतती है। और समर इंशाल्लाह ताला हम वो दोनों सीटें अल्लाह की तरफ से काम, तो जीत जो है, हार जो है, आप अपनी जितनी मर्जी कोशिश किसी काम में कर लें। देखें, एक बहुत पढ़ा लिखा बंदा होता है, बहुत मास्टर अपने आप को समझता है, बेशक सियासत में हो, वो किसी इंडस्ट्री में हो। सर, ये जो ज़िमनी इलेक्शन है, इसमें आपकी लेजिटिमेसी इन क्वेश्चन है। पहले भी आपके 8 फरवरी के इंतखाबात को लेकर ही फॉर्म 45-47 की जो बहस है उसको लेके, अब ये जो इलेक्शन है इसमें अगर आप क्लियरली अगर जीत के नहीं आते तो आपकी जो लेजिटिमेसी वो ज़्यादा उस पर सवाल उठेगा। तो मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो बिल्कुल उन्होंने कोई कैंपेन नहीं चलाई। चले शहबाज शरीफ तो चले प्राइम मिनिस्टर, वो नहीं कर सकते। मियां नवाज शरीफ साहब तो कैंपेन चला सकते थे, वो बिल्कुल उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया इस इलेक्शन के अंदर। क्या वजह है? वो जो बाई इलेक्शन की बात कर रहे हैं, हाँ, वो कोई अभी शौक में मियां साहब ने क्या वजह है? नहीं समझ, देखिए मेरी बात, मियां नवाज शरीफ अल्लाह के फजल 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म और इस पाकिस्तान के इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में सबसे बड़े लीडर हैं। जो लसानी जमात हो, ज़रा गौर कीजिएगा, वो इलाकाई जमात हो, वो मजहबी जमातें हों, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की जमातें हों, मैं कहता हूँ कि सबको इकट्ठा लेकर अगर सियासत में और पाकिस्तान में कोई शख्स लेके चल सकता था उसका नाम नवाज शरीफ है। अगर आप कहें जी कि ज़िमनी इलेक्शन में जाके तो गली मोहल्लों में तकारीर करें, तो मैं जलसा पंजाब के अंदर नहीं, मैं इत्तेफाक नहीं करता ना। हमने आपको सीटें जीत के देनी है। अगर सूबे के हवाले से मैंने थोड़ी सी एहतियात से बात की है तो उसका मतलब ये नहीं है। हम देखें सूबे के अंदर 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा लेके बैठे हुए हैं, और 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा भी हो, एक मुतहरिक वज़ीर आला भी हो, तो फिर भी हम इलेक्शन हार जाएं तो ये फिर हमारी कमी कताई कम होगी, फिर अल्लाह ताला की किस्मत का जिसे कहते हैं। पार्टी के अंदर आपकी क्या चल रहा है वाजिद साहब? एक से एक आवाज़ उठ रही है। ये सवाल करें, मियां जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो इलेक्शन पर अभी तक वो बातें कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं। पूरे इलेक्शन पे पहले जो तनकीद होती है आपकी, चूँकि पार्टी जो है इस वक्त गवर्नमेंट में बैठी है, तो आपकी पार्टी के ही जो इलेक्शन के नताइज को वो मशकूक बना रहे हैं। फिर साद रफ़ीक साहब ने वो भी मुख्तलिफ मौके के ऊपर जो है हुकूमत के ऊपर तनकीद कर रहे थे। कल भी उन्होंने ट्विटर की बंदिश पे कहा ये हुकूमत की बदनामी के अलावा आपके साथ कुछ भी नहीं ले रही, ये खोल देना चाहिए। फिर इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब जो है वो आपके वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को मुसलसल हिट कर रहे हैं, ताक ताक के उन पर निशाने ले रहे हैं। और ये अब बारी बारी पूछेंगे तो समझ फिर मुझे याद रहेगा ना। पहले मियां जावेद लतीफ़ को जवाब दे दें पहले। देखिए, मियां जावेद लतीफ़ सब ज्यादती कर रहे हैं, और इतनी ज्यादती कर रहे हैं। आज मियां साहब ने क्या किया? मियां साहब इलेक्शन हार गए हैं और सही मानों में हारे हैं, कोई दूसरी राय नहीं है। मियां के साथ लफ्ज़ पूरा मियां जावेद लतीफ़ साहब, मियां जावेद, ठीक किया आपने, थैंक यू। मियां जावेद लतीफ़ साहब, अब उन्होंने किया क्या? उन्होंने अपनी हार को जीत में बदलने के लिए मियां नवाज शरीफ की सीट को अपने साथ नत्थी कर लिया। कितनी बड़ी मैं समझता हूँ कि हमाकत की बात है, बेवकूफ़ी की बात है। मेरे वो बड़े भाइयों की तरह है, लेकिन जो शख्स अपनी लीडरशिप की जीत को सवालिया निशान बना दे, सही, यानी वो बार बार ये कहते हैं, दोहरा के कहते हैं कि 113-14 शायद उनका हल्का है। हाँ बिल्कुल। उन्होंने कहा जी कि मैंने जब कहा कि ये खोलें और इसको गिने, तो फिर उन्होंने कहा जी हम 130 भी खोलेंगे। बिल्कुल हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मियां नवाज शरीफ की जीत को मशकूक कर रहे हैं। मशकूक पहले थी वो, ठीक है जी, सवाल तो उठ रहा है, सवाल तो सारा उठ रहा है, कंटेस्टेड तो है ना। नहीं, सवाल तो पूरी केपीके की जितने एमएनए एमपीएस बने हैं, वहां की जितनी पार्टीज हैं, ठहरे ना समर, पूरे केपीके के अंदर जितनी जमातें हैं वो
पीटीआई की जो इस वक्त की जीत है उस पर सवालिया निशान। वहाँ के वज़ीर आला ने कह दिया है भाई खोले फॉर्म 45, आप जिस के ऑडिट करना चाहते करें। भाईजान सुने ना, उसको पता कि ये होना नहीं है, इसलिए नहीं होना कि अगर यही कामों के लिए हम लगे रहेंगे तो ये मुल्क किसने बचाना है। ये देखिए ना, आज भी एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, डेली दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, हम अपने दोस्तों को दूर कर रहे हैं। कभी हम चाइना के मुखालिफ हो जाती है हमारी अपोजिशन पार्टी, कभी हम सऊदी अरब के खिलाफ स्टेटमेंट दे देते हैं। जब उनका डेलीगेशन यहाँ अरबों डॉलर इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे होते हैं, खुदारा कुछ बाउंड्रीज आप तय कर दी है कि उन बाउंड्री सुने ना समर, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं, नहीं आ गया है। नहीं पॉलिसी थी ना, जब MBS के जहाज में आप उसको गालियां निकाल रहे थे, जब उसने थोड़ी देर आपको इंतजार करने के लिए बिठाया तो आप उसको गालियां दे रहे थे। जहाज भी उनका इस्तेमाल करें, पैसे भी उनसे मांगने जाएं और फिर उनको गालियां भी दें, ये मुमकिन नहीं होता। अच्छा, वो गुफ्तगू शुरू थी हमारी मियां जावेद लतीफ से, छोड़े ना उसको, वाइंड अप खिलाफ कोई कर रहे हैं, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन होगा पार्टी में, क्या होगा? देखें ना, बात बीच में रहेगी, बिल्कुल ठीक है जी। उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब की जीत को एक सवालिया निशान बना दिया। बाहर हमारी अपोजिशन जमातें जो मर्जी कहती रहे, वो मेरे पे इल्ज़ाम लगाएं, मेरी और पार्टी के MNS पे लगाएं, वो लगाती रहती है पार्टी। जब अपने अंदर से घर से उठ के मैं कहूँगा कि वज़ीर आज़म ने ये काम गलत किया है तो लोग उसको सच समझाएंगे। सही, ठीक है। अब दूसरा उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 90 करोड़ रुपए में 5 सीटें वहाँ पे परचेज की गई हैं। वो भाईजान, वो पैसे किसने लिए हैं, वो फ़ोन आपको किसने किया है, ये तो कौम को बताए ना। अब यहाँ मैं एक्शन लेना नहीं बनता पार्टी का? बिल्कुल बनता है, मैं तो हैरान हूँ आपकी बात पे। बिल्कुल, अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम उनकी बातों से इत्तेफाक कर रहे हैं। वो मिले जाके मियां साहब को, मियां साहब ने उन्हें गले लगाया, सारा कुछ हुआ, वो तो उन्हें नहीं लग रहा है कि मैं मियां साहब से सवाल नहीं, मैं अब मियां साहब से सवाल तो नहीं कर सकता ना। हाँ, ये मैं उनसे सवाल नहीं कर सकता, लेकिन अपने पार्टी सवाल कर सकती है। नहीं, पार्टी सदर से सवाल तो मैं कर सकता हूँ ना। पार्टी सदर वज़ीर आज़म है, पार्टी जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल साहब हैं। अगर वो समझते हैं कि ये बातें गलत हैं तो उनको शोकास देना चाहिए। अगर वो बातें समझते हैं कि नहीं, चुप रहेंगे, तो लोग समझेंगे ये बातें ठीक है। सही है। और दूसरा बात है राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफीक का केस बिल्कुल डिफरेंट है। उन्होंने दोनों ने अपनी हार को ग्रेसफुली जो है उसको एक्सेप्ट किया है। लेकिन ये वज़ीर दाखिला वाले मामले को राना सनाउल्लाह साहब एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे? मोहसिन नकवी के वज़ीर दाखिला बनने को बार-बार उनको हिट कर रहे हैं, पॉलिटिकल वर्कर है यार, हिट किए जा रहे हैं। नहीं, वो एक पॉलिटिकल वर्कर है, उसको आप क्या कहते हैं? उन्हीं की पार्टी के प्रेसिडेंट के फैसले से वो सेनेटर बने, पार्टी के प्रेसिडेंट उनके फैसले से वो वज़ीर दाखिला बने। मैं फिर वो अर्ज कर रहा हूँ कि उनके जो पार्टी लीडरशिप के फैसले हैं मिनवान उसको तस्लीम करना चाहिए। पार्टी में रहते हुए पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए। लेकिन पहले मैंने ये कहा है कि हम सब तनख्वाहदार मुलाजम नहीं हैं। सही, हम पार्टी वर्कर्स हैं और वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी देते देते लगते रह गई। जी, जिनके बच्चों ने सफ़र किया है, जिन्होंने खुद जेलों की सलाखों में, जैसे ख्वाजा साद रफीक, उसका भाई राना सनाउल्लाह, उसकी पूरी फैमिली, इवन हमजा शहबाज शरीफ साहब खुद, मियां साहब की बेटी, बस सारों ने किया है। लेकिन इस वक्त क्योंकि ज़मामे कार जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है, चीफ मिनिस्टर के पास है, उनके फैसले हैं जिनको हम मानते हैं, सब मानते हैं। लेकिन जहाँ पे हम महसूस करते हैं या राना साहब महसूस करते हैं, ठीक है, उनकी बात किसी हद तक ठीक है कि एक बंदा वज़ीर आला था, उसको आपने अभी वज़ारत आला ख़त्म नहीं हुई, आपने उसको बना दिया PCB का चेयरमैन, कोई बात नहीं। लेकिन अब वो साहब वहाँ भी नहीं रुके, उनको बना दिया इंटीरियर मिनिस्टर। लेकिन वोट तो हमने दिए ना, वोट तो हमने दिए हैं। तो इसके ऊपर अगर एक कोई पॉलिटिकल वर्कर बात करता है तो उसके बात करने में किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। काबीना में कोई तोसी होने जा रही है? मुझे सुनने में आया ये समर साहब के होने जा रही है, लेकिन कब होगी, किस वक्त होगी, कौन उसमें होगा, उसके बारे में मुझे मियां नवाज शरीफ साहब 2018 के इंतखाबात को चैलेंज करने जा रही है जो चल रही है आजकल, दुरुस्त है ये? मेरे इल्म में नहीं है, ना पार्टी में कोई डिस्कशन हुई है, ना मैं उस डिस्कशन में शामिल था, और ना ही मैं अपनी राय मेरी पूछेंगे। अगर तो मियां साहब फैसला कर लेंगे तो हम इनवान उनके फैसले को मान लेंगे, करना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं मालूम, नहीं, मैं नहीं समझता कि इस वक्त हमें अपना वे फॉरवर्ड की तलाश में ना आगे बढ़ जाना चाहिए। और देखें समर, आप भी, मैं भी, हमें सबको सोचना है, पूरी कौम को सोचना है। ये जो इस वक्त सऊदी डेलीगेशन आया है और जो अरबों डॉलर की MOU नहीं साइन हुए, एग्रीमेंट साइन हुए, और अब प्राइम मिनिस्टर दोबारा सऊदी अरब जा रहे हैं, उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज, चाइना जा रहे हैं। मेरे हिसाब से हमें जो टारगेट हमने किया दिसंबर तक,
कोई तकरीबन 50 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट, कर्जा नहीं, इन्वेस्टमेंट भीख नहीं, 50 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान में करने भाई साहब ये बताएं कि एक तो चले वो लोग जिनकी मैंने बात की आपकी पार्टी के अंदर मौजूद हैं, कुछ लोग वो हैं जो पार्टी के अंदर हैं भी नहीं भी, उनका स्टेटस क्लियर नहीं है। मिफ्ता इस्माइल, शाहिद हक्कान अब्बासी, जावेद अब्बासी, मोहम्मद जुबैर, जो पार्टी पे मुसलसल तनकीद कर रहे हैं, गवर्नमेंट पे मुसलसल तनकीद कर रहे हैं, इनका स्टेटस है क्या? टीवी पे आके बड़ी खुल के बात करते हैं, ये नून लीग का हिस्सा है नहीं है? मेरा नहीं ख्याल कि इनमें से कोई बंदा भी इस वक्त नून लीग का हिस्सा है, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर आपने नहीं किया। मैं उधर आ रहा हूँ, मेरी गुफ्तगू में बड़ी क्लैरिटी होती है जी जी, और ये मैं अपनी तारीफ खुद कर रहा हूँ। मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, मुझे थोड़ा सा सांस लेने दें। ये बात बिल्कुल 200% ठीक है कि हमारी पार्टी में कमी कोताही इस हवाले से है, या हमारी लीडरशिप की वज़ादारी है शायद, कि हम फैसले करने में इतनी लेट कर देते हैं कि वो पार्टी के लिए नुकसानदेह होती है, कारकुनान डिमोरलाइज होते हैं। इस वक्त ये लोग पार्टी में नहीं है, लेकिन उनके साथ लिखा जाता है, बहुत सारों के साथ, 2-3 के साथ तो अब नहीं लिखा जाता। मेहताब अब्बासी साहब को तो पार्टी ने फारिग कर दिया। सुने ना, मैं कहता हूँ कि पार्टी को ये डिसीजन दे देना चाहिए आप, लेकिन आपने देखा होगा बड़े बड़े नाम जब छोड़ के गए, जिसमें चौधरी निसार अली खान, जवेद हाशमी, खोसा साहब, जुल्फकार खोसा साहब, गौस अली शाह, लेकिन पार्टी ने उनको निकाला नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पार्टी शायद कहे कि ये इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली उनका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। मियां नवाज शरीफ साहब दोबारा पार्टी के प्रेसिडेंट बन रहे हैं? अच्छा, ये भी सुनने में आया है। हाँ, उसकी बुनियादी वजह ये है कि पार्टी के अंदर बहुत सारी आवाज़ें इस हवाले से आ रही हैं कि जो पार्टी ओहदा है और जो हुकूमती ओहदा है, हाँ, ये अलग-अलग होना चाहिए। तो अगर ये होता है तो फिर उसमें मियां नवाज शरीफ ही पार्टी क्या था संभालेंगे। फाइनली मुझे ये बताया हनीफा साहब के फैजाबाद धरना केस में नए नए इनके शफात सामने आ रहे हैं, और उसमें साहबजादा हामिद रजा साहब ने कल एक इंकशाफ ये किया है कि बंदे कम पड़ गए थे, तो पिंडी की नून लीग की क़यादत ने धरने में कोई 500 से 1000 बंदा भेजा था। पिंडी की क़यादत आपके पास थी, तो ये वाक़ई आपने बंदे भेजे इस वक्त धरने? ये बिल्कुल झूठ है जी, ये 200% झूठ है। हामिद रजा साहब कौन है? वो कह रहे हैं एविडेंस है, हामिद रजा कौन वाले वो कह रहे हैं। हामिद रजा कौन है? साहबजादा हामिद रजा सुन्नी? नहीं, ये सब झूठ पे मबनी बात है। पिंडी सिटी की अगर बात करें, जिसकी जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ और मैंने हमेशा उठाई है, और उसके अच्छे और बुरे सबका मैं जिम्मेदार हूँ। मैंने देखा है जी कि मुझे तो इल्म में एक लम्हे के लिए ये बात नहीं आई कि किसी के बंदा धरने में भेजे हो हमने जाके, उसके अंदर ये बात बिल्कुल गलत है। तो अभी भी आप वो अपने उस मौके पे हैं कि 6 महीने बाद बताएंगे हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी या नहीं, या अभी आप बताने की पोजीशन में आ गए हैं? नहीं, आप थोड़ा मैं बताने की मुद्दत में आ गया हूँ कि ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के लिए और हम सब के लिए ये बेहतर है कि ये हुकूमत मौजूदा 5 साल पूरे करें, ताकि इस वक्त सिर्फ एक नुक्ते पे बंद कीजिएगा। मैं कहता हूँ कि इस वक्त असेसमेंट क्या करेगी या नहीं करेगी, और मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको हम सबको मिल बैठ के इकॉनमी करते रहेंगे जब तक हम लॉ एंड ऑर्डर को ठीक नहीं करेंगे। ना इकॉनमी ग्रो करेगी, ना सियासत ग्रो करेगी। तो हमें लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। दुश्मन पाकिस्तान के अंदर घुस चुका है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। बहुत शुक्रिया हनीफ साहब, आपने प्राइम अपने कीमती वक्त नाज़रीन आपने गुफ्तगू बुलाया कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के रहनुमा हनीफ अब्बासी साहब की, जिनका कहना है कि जो पार्टी के मामलात हैं उस पर मियां नवाज शरीफ शायद अपने कंट्रोल में चीज़ें ले लें। वो लोग जो पार्टी पे तनकीद करते हैं उनके हवाले से पार्टी को फैसला कर लेना चाहिए, और हुकूमत की मुद्दत के बारे में ही इज़ कॉन्फिडेंट ना हो कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर लेगी। इसी पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और बड़े अहम मामले पर हमने बात करी। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने तहरीक इंसाफ को सख्त तनकीद का निशाना बनाया, और उन्होंने कहा जी कि ये कोई किसी किस्म की कोई असूली तहरीक नहीं है, बल्कि ये NRO की सारी कोशिश हो रही है। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान को भी हिट किया आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, और ये कहा कि वो तहरीक अगर चलानी है तो अपने सूबे में जाकर चलाइए। वही तहरीक इंसाफ है कि जिसके साथ पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने की बातें भी कर रही थी, फिर पीपल्स पार्टी जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ गुफ्तगू उन्हें एंगेज करने की बात भी कर रही थी। और जरदारी साहब ने अपने खिताब के अंदर भी तहरीक इंसाफ का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सबके साथ बातचीत करके आगे बढ़ने की बात की है। तो आगे किस तरह से पीपल्स पार्टी अपनी सियासत को लेकर चलेगी, और मुल्क के अंदर जो इस वक्त एक पोलराइजेशन है उसके खात्मे के लिए
आसिफ अली जरदारी जिन्हें मुफाहमत का चैंपियन कहा जाता है, वो क्या अमली कोई किरदार अदा करने जा रहे हैं या जस्ट एक स्पीच ही थी या ये सिर्फ एक बयान ही था? बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अहमद साहब से, जो कि सिंध के वज़ीर इत्तलात भी है। सर बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएं कि ये वही तहरीक इंसाफ है कि जिसके बारे में कोशिश हो रही थी पीपल्स पार्टी की तरफ से, शुरू में कोशिश हुई थी कि उन्हें उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाई जाए, आपने उन्हें शराकत इक़्तिदार की दावत भी दी थी हुकूमत साजी के हवाले से, और फिर आप ये भी कहते रहे कि भाई बातचीत होनी चाहिए इनके साथ, इन्हें इंगेज करना चाहिए। तो कल जो हुआ पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में, उसके बाद अब भी पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पे है या थोड़ी उससे पीछे हटी है? भाई नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं एक बात आपको वाज़ेह कर दूं कि पीपल्स पार्टी ने कभी भी अगर कहा कि मुल्क की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो एक फोल्ड में हों और सब बातचीत करें, उसका मकसद कतन ये नहीं था कि सिर्फ इक़्तिदार के लिए हमने ऑफ़र दी थी, हमने मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए ऑफ़र दी थी। हमने कहा कि जी मुल्क में जो नौजवान नस्ल को जो पोलराइजेशन में इन्वॉल्व कर दिया है PTI की क़यादत ने, जो एक हेट स्पीच में कर दिया, एक नफ़रतों की सियासत को उन्होंने जिस तरह फ़रोग़ दिया, जिस तरह भाई से भाई को लड़ाने की साजिश को उन्होंने फ़रोग़ दिया, उसका हम खात्मा चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि जी मुल्क के सारे इशूज़ पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ वो अंडर वन रूफ जो है वो बैठें और बातचीत करें। जहाँ तक आपने कल के वाक़या की बात की, देखें वो एक रवैया है, वो एक माइंड सेट है PTI का, जिससे हम PTI को निकालना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि PTI की क़यादत और PTI की लीडरशिप उस जो है गंदे माहौल को, उस आलूदे माहौल को ख़त्म करें। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कल पार्लियामेंट के इजलास में भी ख़त्म नहीं किया। कल उनके चंद मेंबरान की जो हरकतें थीं वो किसी भी महज़ब मुआशरे में नहीं इस तरह की नहीं होती। देखेंगे आपकी सारी डिप्लोमेटिक गैलरी आपकी भरी हुई थी, पूरे डिप्लोमेट्स बैठे हुए थे, वो क्या एक मैसेज लेके गए होंगे। ठीक है, एहतजाज माजी में सब वो तो जब PTI के दौरे हुकूमत पे जब उनके सदर करते थे तो आप लोग भी एहतजाज करते थे, पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज होता था, बजट के दौरान जो है वो कापियां बुक्स चल जाती थी। एहतजाज के तरीके और गालम गलूच में फ़र्क होता है। आप अगर किसी को अब्यूज़ करना शुरू कर दें, गालियाँ देना शुरू कर दें, तो गालियाँ कोई बर्दाश्त नहीं करता। मतलब ये असल में गलती किसकी है? ये PTI की क़यादत की गलती है कि जिन्होंने जो इस चीज़ पर ज़्यादा इनकरेज होते हैं, किसी को गाली दो उस पर ज़्यादा इनकरेज होंगे, किसी की फैमिलीज़ को आप अब्यूज़ करो वो ज़्यादा इनकरेज करें, किसी की पर्सनल लाइफ को हिट करो तो उनकी लीडरशिप ज़्यादा जो है उस चीज़ को अप्रिशिएट करती है। पर्सनल तो किसी की उन्होंने हिट नहीं की, कल वो नारे लगाते रहे, लगाते रहे। देखिए उन्होंने हर वक्त उन्होंने की कोशिश ये रही है, जो सोशल मीडिया पर आप देख लें, आज एक बात अभी PTI की क़यादत के खिलाफ करें और फिर आप देख लेंगे आपके सोशल जॉइंट सेशन की बात करूँ, मैं जनरल बता रहा हूँ, मैं ओवरऑल पे बात कर रहा हूँ कि ये एक माइंड सेट है, एक माइंड सेट है PTI की लीडरशिप का, जो सिर्फ चाहते हैं कि जी नौजवान नस्ल को जहाँ पे अखलाकियात सिखाई जाए वहाँ नहीं, उनको अब वो गालम गलौज सिखाई जाए और सिर्फ बदतमीज़ी तूफ़ान शुरू किया जाए। और क्या है ये सारी चीज़ों का मकसद क्या है कि NRO चाहती है PTI। किससे NRO चाह रही है? गवर्नमेंट से NRO चाह रही है, हुकूमत से NRO चाह रही है, अदलिया से NRO चाह रही है कि उनके जो मुकदमे ख़त्म हों, उनकी लीडरशिप को बात ही नहीं करनी। वो कह रहे हैं नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना साहब की MKM, इन तीनों सामने बात ही नहीं करनी। इन तीनों के अलावा ये बात उन्होंने पहले जो है हर पार्टी के लिए कहा था, बातचीत नहीं करनी ना, फिर जहाँ से काम पड़ता है अभी भी वो जेल से अभी भी कह रहे हैं हमने बात नहीं करनी इनसे। वो मैसेज आपकी कंजम्पशन के लिए है कि बात नहीं करनी, और अंदरूनी तौर पर जो है वो मैसेज सिर्फ उनको अपने फ़ायदे के लिए चाहिए। कोई है ऐसे पैगाम रसानी ऐसी कोई हुई, उन्होंने भेजे पैगाम? सबको पता चल रहा है कि अंदर से पैगाम क्या आ रहे हैं। खान साहब मुल्क से बाहर जाना भी चाहते हैं। अच्छा। और वो चाहते हैं कि जो उनको सेफ एग्जिट दिया जाए, जो कि कानून में इस तरह। फिर मुल्क का भी होगा, पता लगा किस मुल्क में जाना चाह रहे हैं वो। मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, जिस मुल्क में भी जाएं उनको, वो तो आप एक दफ़ा मुल्क से बाहर जब जाते हो तो फिर आपको कंट्रोल में थोड़ी, जिस मुल्क में जाना चाहें आप जा सकते हैं। सही। तो खान साहब वो भी चाह रहे हैं कि जी उनको मुल्क से बाहर जाने दिया जाए, वो ये भी चाहते हैं कि जो उनको NRO मिले, वो ये भी चाहते हैं उनके सारे मुकदमात ख़त्म हों, और जिस तरह उनके जो हिट कर रहे हैं वो तो मिलिट्री लीडरशिप को भी ठीक ठाक आजकल वो हर्जा सराई उनके खिलाफ कर रहे हैं, बहुत किस्म की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो NRO के लिए तो फिर जरा थोड़ी मीठी जुबान होती है, हिट करना तो नहीं होता। यही ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स है ना, इक़्तिदार की हवस और बाहर आने के लिए। यही खान साहब थे ना जिनके अभी बात करें, उनको हिट कर रहे हैं, कि जिन्होंने कहा था कि हम जनरल बाजवा साहब को अनलिमिटेड एक्सटेंशन देने के लिए तैयार थे। ये वही खान साहब की बात करिए, वही खान साहब जो कहते थे कि जी मेरे पास तो असेंबली में बिल पास करने के नंबर नहीं पूरे होते, तो मैं इदारों को बोलता था कि जी मुझे नंबर पूरे करके दें। मेरे बिल जो पास कराने के लिए मैं इदारों को बोलता था कि जी मुझे मेंबर्स पूरे करके दें या मुखालफों के नंबर कम करके दें। ये खुद खान साहब खुद एडमिट कर चुके हैं, ये मैं उन पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ये सारी चीज़ें वो खुद कह चुके हैं एक एक चीज़। तो ये वही खान साहब जो आज अपने आप को एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट का एक पोस्चर दे रहे हैं नौजवान नस्ल को कि जी मैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट हूँ और आप मैं एक बहुत बड़ा इनकलाब लीडर हूँ। ये वही हैं जो इक़्तिदार की खातिर आखिरी दम तक पैरों तले लोगों के पड़े रहे कि जी हमें इक़्तिदार मेरा बचाया जाए, मुझसे जिस तरह की एक्सटेंशन लेनी है, मैं गवर्नमेंट के किसी अफेयर में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, मैं सिलेक्टेड ही रहूँगा, आप लोग हुकूमत करें, आप लोग हुकूमत चलाएं, मुझे सिर्फ प्राइम मिनिस्टर हाउस का एक्सेस दें, प्राइम मिनिस्टर हाउस का चौपर दें जिसमें मैं यहाँ से बनी गाला जाता रहूँ आता रहूँ और बस दैट्स इट। और जो उनके वो थी वो पंजाब में एक खातून
जो उनके लिए पूरी कलेक्शन करती थी, अब वो उनको सिर्फ उसी हद तक उनको। मुझे तो याद है कि बिलावल साहब ने उनकी हुकूमत के लिए, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के लिए कहा था कि सिलेक्टेड हुकूमत है जी। आज जो नून लीग की हुकूमत है जो आपके सारे पे खड़ी है, आप उसे भी सिलेक्टेड नहीं मानते? मेरी बात सिलेक्टेड नहीं है क्या? मेरी बात सुने, अदालतें मौजूद है ना, और जो इमरान खान साहब की 2018 की इलेक्शन थी वो किससे छुपी हुई है? तभी अदालतें मौजूद थी ना सर। अदालत मौजूद, अदालत में गए हुए थे ना हम सब अदालतों में गए हुए थे, जो हमने अपने उस पर गए थे, जब साकिब निसार साहब ने वो सारे तो 5 साल ले लिया था आपने इंसाफ अदालतों से, मिल गया था आपको? कहीं मिला था, कहीं नहीं मिला था, उन्हें भी नहीं मिलना। हाँ, तो वो अब चाहे अदालत में मिल रहा है ना इंसाफ। अदालत ने रीपोलिंग के लिए भी कहीं अदालत कहीं रीपोलिंग भी कह रही है, कहीं वो करे बिस्मिल्लाह, किसे मना किया? अदालत देखिए, कानून में हर चीज़ का एक जवाब मौजूद है, हर चीज़ का एक स्टेप बाय स्टेप मौजूद है कि जी अब आपने इलेक्शन कमीशन जाना है, फिर आपने हाई कोर्ट जाना है, फिर आपने सुप्रीम कोर्ट जाना है। और इन्हीं अदालतों के लिए ने जो इमरान खान के दौर में किया, साकिब निसार ने जो किया वो आप भूल गए। अनफॉर्चुनेटली हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है। जो साकिब निसार के दौर में जिस तरीके से इमरान खान को पैटर्नाइज किया गया, उसको हीरो बना के पेश किया गया, मुखालफिन पे इल्ज़ामात लगा गए, जो कमेंट्स अदालतों से आते रहे, फिर उसको सादिक और अमीन, इमरान खान जैसे शख्स को सादिक और अमीन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में साकिब निसार जिस तरह के लोग आजकल जो हो रहा है उनके साथ वो भी तो गलत हो रहा है। क्या हो अदालतें जो कर रही हैं, क्या गलत हो रहा है? वही अदालतें क्या गलत हो रहा है? इद्दत वाला केस आपकी नजर में ये ठीक है सारा? देखिए बात, मैं किसी की पर्सनल लाइफ पे नहीं किसी के साथ नहीं, मेरी बात है, मैं किसी की पर्सनल लाइफ पे कमेंट नहीं। इस केस के अलावा किसी केस पे आपने मुझसे बात करनी है, मैं तैयार हूं। अदालत के अंदर खड़े होकर इस तरह के मामलों को जो डिस्कस किया गया है, देखें अब वो केस मैं तो नहीं लेके गया, पीपल्स पार्टी तो नहीं लेके गई। नहीं, मैं ओवरऑल बात अदालतों की बात कर रहा हूं। पर्सनल लाइफ जो है ना, पर्सनल लाइफ पे मैं आपको वैसे भी कह दूं कि ये पीपल्स पार्टी, मैं भी तो यही बात कर रहा हूं ना कि वो गलत था ना। कब? ये जो इद्दत वाला वो मामला घसीटा गया मामले में, गैर जरूरी तो नहीं लगेगा वो चले जाए सुप्रीम कोर्ट में, हो सकता है उनको रिलीफ मिल जाए। सही, अदालत तो मौजूद है ना। अभी फाइनल वर्डिक्ट के खिलाफ तो नहीं आई है सुप्रीम कोर्ट की, तो उसको देखें उसमें क्या आता है। अच्छा ये बताइए कि जो हुआ था जलसा अभी रिसेंटली आपने जो गढ़ी खुदा बख्श में हुआ था लड़काना वाला जलसा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा जी PNA-2 अब चूँकि मूवमेंट हुकूमत खिलाफ तहरीक शुरू हो चुकी है, कर दिया, एक जो बनी है, एक अलायंस बना है PTI लेड 6 रुकनी जमातों पे मुश्तमिल, उसके बारे में बिलावल साहब ने कहा जी कि ये PNA की तरह की तहरीक है। PNA की तरह की तहरीक कैसे इसे कह दिया उन्होंने कि PNA के पीछे तो इस्टेब्लिशमेंट थी उस वक़्त की, और PNA के बाद फिर मार्शल लॉ लगा था, तो इसकी मुमासलत PNA से आप कैसे जोड़ रहे हैं? एस्टेब्लिशमेंट है क्या? PNA में सिर्फ एक फैक्टर नहीं था, काफ़ी फैक्टर्स थे, लेकिन मैं आपको बताऊं तहरीक कौन चला रहा है? इमरान खान चला रहे हैं, ठीक है, वो अंदर से बैठ के इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। किसके साथ चलाना चाह रहे हैं? महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ चलाना चाह रहे हैं। आपको याद है महमूद खान अचकज़ई साहब के, वो आपके डी चौक ज़्यादा दूर नहीं है, वो क्या किया था खान साहब ने, उनकी तरह चादरें लपेट के उन पर जिस तरह तमस्कुर उड़ा दिया हमने, दैट वाज रॉन्ग। हम टोटली उसके खिलाफ हैं कि जी किसी के लिए भी किसी भी लीडरशिप का इस तरह नकलें नहीं उतारनी चाहिए। तो मतलब खैर 5 साल पुरानी बात थी। आप लोग तो अभी इलेक्शन के दौरान ही नून लीग के बारे में क्या क्या बातें कर रहे थे। आज हम इकट्ठे नहीं, आप सहारा दिया हुआ नहीं, हम नून लीग के तहत हमने अभी भी कहा। देखिए बात सुने, ये आपने अच्छा सवाल किया, इस पर मैं आपको तफसीली बताऊँ बात, और प्लीज़ मुझे इसमें टाइम दीजिएगा। पीपल्स पार्टी के पास क्या चॉइस थी? लेट्स सपोज अगर पीपल्स पार्टी PMLN का साथ नहीं देती क्या होता? आप उसके सिनेरियो की बात करें कि देन व्हाट, हर चीज़ में आप कहते हैं ना कि भाई ये मैं कर लूँगा, बोले देन व्हाट, अगर नहीं करती तो क्या होता? क्यों? पीपल्स पार्टी की जो पहली CEC की मीटिंग थी वहाँ से मैसेज ये गया था कि हम मुल्क में तमाम पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत के लिए तैयार है। उसके बाद एक दिन के बाद मैसेज आता है PTI की तरफ से, हम पीपल्स पार्टी से बातचीत नहीं करेंगे। तो आप पीपल्स पार्टी ने अपने एवेन्यूज बिल्कुल खोल करके, उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास क्या चॉइस रहती है कि ठीक है हम ना PTI का साथ दें ना PMLN का साथ दें, फिर क्या होगा कि पार्लियामेंट में किसी की अक्सरियत नहीं होगी, फिर अकॉर्डिंग टू लॉ क्या होता? दोबारा इलेक्शन, और री इलेक्शन जो जिस तरह हुए 6-8 महीने लगे, तो हम आपको लगता है कि क्या ये इलेक्शन फिर 3 महीने में? तो मैं एग्री करता हूं आपसे, मैं वही बोल रहा हूं। तो पीपल्स पार्टी पर कोई चॉइस नहीं थी। पीपल्स पार्टी ने कोई नून लीग के इत्तेहादी होकर नहीं बैठे, हमें और आज भी है। अगर PTI वाले बातचीत करते, जब उन्होंने हाँ करते तो हम उनको कहते भाई आप भी आ जाए, हम आपके साथ हुकूमत में नहीं बैठेंगे, यस हम आपको इस तरह की जो हमारी सपोर्ट। नेशनल गवर्नमेंट टाइप कोई तजवीज़ थी आपकी कि भाई एक नेशनल गवर्नमेंट टाइप बनानी चाहिए? उसमें भी कोई बुरी बात नहीं, उसमें भी कोई बुरी बात नहीं। आज भी मैं कहता हूं पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जो कंसेंसस की बात करती है। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब हमेशा कंसेंसस की बात करते हैं, और उन्होंने कल भी, जब कल जिस तरीके से तूफान बदतमीजी चल रहा था, जिस तरीके से की लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही, जिस तरह की गालम गलोच इस्तेमाल की जा रही थी, बाकायदा गालियाँ हो रही थी, जो हम तो फ्लोर पे साथ बैठे थे सुन रहे थे, जिस तरह गालम गलोच दी जा रही थी, उसमें जिस शख्स को आप अब्यूज़ कर रहे हैं वो शख्स आपके मसले की बात कर रहा है, वो शख्स आपको सबको बोला कि आपके भी हुकूक की बात हो, सबको साथ लेकर चलें। तो वो जो प्रेसिडेंट, और वैसे ही प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, ही इज़
नोन एज अ पर्सन ऑफ एक जो सबको एक यूनिटी चाहता है, नेशनल यूनिटी, और सबको साथ लेकर। एक चीज़ सर और बताइएगा कि आजकल ना वो रोटी पे बड़ी चल रही है पॉलिटिक्स। अच्छा, अच्छी बात है, अवामी मसला है, अवाम का मसला है कि रोटी काफ़ी महंगी अवाम खरीद रहे हैं पिछले काफ़ी अरसे से। पंजाब ने रोटी सस्ती कर दी है, KP रोटी सस्ती कर रहा है, सिंध भी आ रहा है इस दौड़ के अंदर। देखिए जी, ये सारी दौड़ें जो है ना बाकी लोग बाद में करते हैं, सिंध सबसे पहले करता है। वो कैसे करता है वो भी बताऊँ। सिंध ने मुफ्त में आटे बांटे। हमने जब बीच में ड्राउट आए थरपारकर में, हमने 3 साल मुफ्त में अनाज दिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये तो आप सस्ती रोटी की बात करें, फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज जहाँ पे जरूरत। सिंध में ये है कि सिंध करता है टारगेटेड एक्शन। टारगेटेड एक्शन हम कहते हैं कि सब्सिडी, जो कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का सबसे बड़ी चीज़ है कि यार डोंट डू दिस के सब्सिडी फॉर ऑल। सब्सिडी डिजर्व लोगों के लिए होनी चाहिए, और वो डिजर्व लोगों की डेफिनेशन जब प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब लास्ट टेन्योर में थे प्रेसिडेंट, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त एक मैकेनिज्म बना के गए जो BISP का बनाया है। अब BISP में आपके पाकिस्तान में मैकेनिज्म में मौजूद है कि जी गुर्बत की लकीर के नीचे कितने लोग हैं, बाय नेम, फैमिलीज की तादाद, वो सारी मौजूद है। आज भी जो टारगेटेड सब्सिडी हम दे रहे हैं, लेट्स सपोज अभी गंदम के रेट कम है, तो जो किसान है, किसान को हम जो आटा के जो उसकी गंदम खरीद रहे हैं, हम 4000 रुपये पे खरीद रहे हैं, ताकि हम उसको मार्केट में 3500 है, लेकिन उसको उस हिसाब से सब्सिडी मिले। वो भी किससे? 12 एकड़ वाले के पास, मैक्सिमम 25 एकड़ वाले के पास, उससे हम खरीद रहे हैं। मतलब हम सब्सिडी इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ों में दे रहे हैं। रमज़ान में हमने जो है वो उसी BISP के तौर पर जो हमने कहा, उसी कार्ड के जरिए जो गरीब लोग हैं कि वो, अब ये तो नहीं होना चाहिए कि जी आप सब्सिडी दें, अगर आप आटा सस्ता करते हैं, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो उसमें घर का मालिक भी वही खरीद रहा है और मजदूर भी वही खरीद रहा है। बिल्कुल सही। तो पीपल्स पार्टी की टारगेटेड सब्सिडीज वो ऑलरेडी चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट वेरी वेल। अच्छा, ये बताइए कि कराची में अमन अमान का मसला काफ़ी उठा हुआ पिछले काफ़ी महीनों से। 6400 के करीब अफराद मुतासर हो चुके हैं अब तक। स्ट्रीट 64 बंदे तो जो है वो डायरेक्टली हिट हुए इससे, और काफ़ी ज़्यादा लोग इससे मुतासर हो चुके हैं। क्या कर रहे हैं वहाँ पे, किस तरह से इम्प्रूव कर रहे हैं सिक्योरिटी सिचुएशन को? इजलास वगैरह काफ़ी हुए, मीटिंग्स वगैरह काफ़ी हुई इस पर, इवन चीफ जस्टिस साहब को नोटिस लेना पड़ा, उन्होंने इस पर एक इजलास भी चेयर किया था इसके ऊपर। क्या कर रहे हैं इस पर? अच्छा, कुछ इंटरप्रेटेड गलत होती है, लेकिन वो नोटिस उन्होंने नहीं लिया था। उन्होंने एक मीटिंग चेयर की थी, एक कोई मीटिंग थी ऑलरेडी लॉ एंड ऑर्डर की, जिसपे उन्होंने फिर फर्दर ये उस पर आ गई बात। लेकिन खैर कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उसके दौर में या किसी भी दौर में पब्लिक के लिए कोई प्रॉब्लम हो, गवर्नमेंट की कोई भी विश नहीं होता और ना ही कोई सा डिसीजन होता है। अचानक बढ़ क्यों गया एकदम से, स्पाइक क्यों आया? देखिए हैं, देयर आर द जेन्युइन इशूज़। वो जेन्युइन इशूज़ क्या है कि मुल्क में इस वक्त गुर्बत है, मुल्क में महंगाई है, और मैं इसको जस्टिफाई नहीं करता कि अगर गुर्बत में महंगाई, मुल्क पे गुर्बत है या महंगाई है तो भाई हर कोई ये फ्री हैंड है वो करे, नहीं, वो जस्टिफाई नहीं है। लेकिन ठीक है, अब ये इशूज़ है। उसके साथ जो बड़े में बड़ा इशू है जो कराची में खास तौर पर, दैट इज़ आपके इलीगल इमिग्रेंट्स। इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं आपके, वो इस वक्त पूरे, आपको पता है कि पिछले 6-8 महीने से वो फिर मूवमेंट स्टार्ट हुई है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाला जाए। कराची में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि कराची जो है वो एक नेशनल, एक पूरे पाकिस्तान में एक इकॉनमी का आपका हब है, जहाँ पे पूरे आज भी सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स को छोड़ दें, आज भी आपके सारे मुल्क से लोग जो है अब कंट्री साइड से वो कराची आते हैं, वो कराची मूव होते हैं ताकि वो कराची में आके अपने रोजगार कर सकें। तो इस तरीके से इलीगल इमिग्रेंट्स भी जितने पाकिस्तान में हैं उससे डबल ट्रिपल की तादाद में इलीगल इमिग्रेंट सिर्फ कराची में मौजूद है। तो ज़ाहिर है वो इलीगल इमिग्रेंट्स है, तो उनको एक दिन में नहीं निकाला जा सकता। और आपने देखे भी उसके क्या भी नेशनल एक्शन शुरू हो चुका है, उस पर एक्शन चल रहा है, लेकिन वो इस तरह स्केर्टेड है और आजकल आप पहचान भी नहीं सकते हो कि कौन सा इलीगल इमिग्रेंट है, कि सब ने अनफॉर्चुनेटली सब ने अपने, काफ़ी लोगों को ID कार्ड्स भी मिल गए और वो आप में हम में घुल मिल गए। तो डेफिनेटली उनके उधर से स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा, लेकिन उस पर पुलिस ने एक्शन किया है। पुलिस ने अभी रिसेंटली जो है वो काफ़ी बड़ी हैवी कार्रवाइयाँ की हैं और कराची में काफ़ी जो है वो जो रॉबर्स हैं उनके कुछ मुकाबले में कुछ मारे गए हैं, कुछ जख्मी हुए हैं, कुछ काफ़ी रिकवरीज भी हो रही हैं। तो पुलिस जो है वो बहुत ही मतलब मेहनत के साथ कोशिश कर रही है कि इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त। नाज़रीन, आपने तफसील गुफ्तगू मुलाहिज़ा की पीपल्स पार्टी के रहनुमा शब्जील मेमन साहब की, जो कि वज़ीर इत्तलाआत की हैसियत के, जिनका कहना है कि कराची में स्ट्रीट क्राइम के हवाले से एक्शन जारी है और बहुत जल्द जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं उन पर बेहतर तरीके से काबू पा लिया जाएगा। प्रोग्राम में इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।